अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो ग्लोबल समिट थी फ्रांस में, उसमें शिरकत के लिए गए थे एज ए को चेयरपर्सन। उस समिट में पूरी दुनिया के लीडर जमा हुए थे, जिसमें यह है कि जो चेयरपर्सन और को चेयरपर्सन थे वो फ्रांस और भारत थे। और वैसे भी फ्रांस और भारत की दोस्ती बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग है। अगर वेस्ट में देखा जाए तो भारत की सबसे अच्छी दोस्ती फ्रांस से रही है, और ये आज से नहीं है, काफ़ी पुरानी ये दोस्ती चली आ रही है। मुझे याद है फ्रांसवा मित्वा, फ्रांस के जो एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 2 टर्म जीते थे, वो सोशलिस्ट पार्टी के थे। वो भारत से बहुत मोहब्बत करते थे और भारत से काफ़ी उनकी क्लोजनेस थी। और करंट प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की भी आपस में काफ़ी अच्छी जमती है, और ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप है 2 कंट्रीज़ के दरमियान। और इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में भारत को एज ए को चेयरपर्सन बुलाया गया था। इस पे ओपोजिशन, ख़ास तौर पे कांग्रेस के जो सोशल मीडिया के जो यूथी हैं, वो ये कर रहे हैं कि जी वो देखें मित्रा, वो अपना मैक्रोन आया हॉल में तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स से हाथ मिलाया, सबसे हाथ मिलाया, मोदी जी बराबर में बैठे थे उनसे नहीं मिलाया। ये एडिटेड वीडियो लगाते हैं और इस तरह की इनके पास यही काम रह गया है करने को, ठीक है ना। क्योंकि ये जितना भी ये चीज़ें करके ये नहीं देखते कि ये किसके बारे में कर रहे हैं, ये समझते हैं मोदी जी के बारे में कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी नहीं बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, जिसको ये डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप वो पूरी वीडियो देखें तो उस हॉल में चेयरमैन और को चेयरमैन मोदी जी और मैक्रोन एक साथ अंदर दाखिल हुए। फिर मोदी जी आके कुर्सी पे बैठ गए जहाँ पे उनकी जगह थी। मैक्रोन एज ए होस्ट सबसे हाथ मिला रहा था, तो मोदी जी के साथ तो वो अंदर दाखिल हुआ था, तो वो उनसे क्यों हाथ मिलाएगा। एनीवे अजीज दोस्तों, जेडी वॉन्स जिनकी धर्म पत्नी एक हिंदू हैं, और जेडी वॉन्स हिंदू धर्म से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, और बताते भी थे कि वो अपनी पत्नी के धर्म से काफ़ी क्लोज हैं और उससे इंस्पायरेशन लेते हैं। उनकी फैमिली से भी मुलाकात हुई। जेडी वॉन्स के बेटे की सालगिरह थी, उसमें भी जन्मदिन में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनकी मौजूदगी थी, और इस तरह ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था। इसके बाद पेरिस से मार्सेई जाने का प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी जी का। मार्सेई फ्रांस का दूसरा बड़ा शहर है। फ्रांस का जो सबसे बड़ा शहर तो ज़ाहिर है सबको पता है, पेरिस है, फिर मार्सेई है, लियोन है, और फिर लील है। तो मार्सेई दूसरा बड़ा शहर है। मार्सेई बिल्कुल साउदर्न फ्रांस का पोर्ट सिटी है, जहाँ से मोरक्को, अल्जीरिया वगैरह बहुत करीब हैं, और मतलब पत्थर फेंके तो समंदर के पार जाके मोरक्को में गिरेगा, इतना ज़्यादा वो कुर्बत है वहाँ की। इसके अलावा वो स्पेन से भी काफ़ी करीब है, काफ़ी पेरिस से दूर है। जैसे मैं जब बेल्जियम में रहता था तो एक बार मुझे मैड्रिड जाना था, तो मैं ब्रसल्स से पेरिस और पेरिस से मार्सेई और फिर मार्सेई से अंडोरा, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा आज़ाद मुल्क है, इतना सा है पहाड़ों के ऊपर, वो अंडोरा से होता हुआ मैं फिर मैड्रिड गया था। तो मार्सेई में भारत का कॉन्सुलेट जनरल खोलने के लिए, ओपनिंग के लिए नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। अब मार्सेई की इम्पोर्टेंस क्यों है, तो भाई एक तो ये कि फ्रांस में ये सिर्फ एम्बेसी है और कैपिटल पेरिस में, और पेरिस में ही एक कॉन्सुलेट है, क्योंकि एम्बेसी का काम दूसरा होता है, कॉन्सुलेट का काम दूसरा होता है। कॉन्सुलेट ज़्यादातर रिलेट करती है अपने नेशनल्स के लिए, कि जो इंडियन वहाँ रहते हैं उनके इश्यूज़ के लिए और इस टाइप की चीज़ों के लिए। तो मार्सेई में कॉन्सुलेट खोलने का फ़ायदा ये होगा कि तीसरा बड़ा शहर लियोन और दूसरा बड़ा शहर मार्सेई करीब करीब हैं, तो उनको वहाँ पे
काफ़ी भारतीय रहते हैं, इंडियन रहते हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और एम्बेसी के काम पे बोझ कम होगा। अजीज़ दोस्तों, फ्रांस से नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलने के लिए। उसको भी कांग्रेसी और जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उनके सोशल मीडिया जो जत्था है, जिहादी हैं जो इनके सोशल मीडिया के, वो अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि इंटरनेशनल लेवल पे वो मोदी जी के खिलाफ नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ, कि वो जी मोदी जी ने सारे जो टैक्सेस लगाए, टैरिफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वो एक्सेप्ट कर लिए हैं और बिल्कुल लेट गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे बिल्कुल भारत को झुका दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप सबको टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं। कनाडा मेक्सिको पे भी लगा भी दिया था, फिर कनाडा मेक्सिको ने प्रेसिडेंट ट्रंप की कुछ चीज़ें मान ली तो उन्होंने 1 महीने के लिए उसको डिले किया है। यूरोपियन यूनियन पे लगा रहे हैं, सब पे लगा रहे हैं, तो इंडिया पे तो अभी तक लगाया कुछ भी नहीं है। जबकि इंडिया से भारत अमेरिका की बहुत अच्छी और बड़ी ट्रेड है, और मैं समझता हूँ कि चाइना को अगर कॉर्नर करना है प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो होपफुली इस ट्रिप में कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेट्स सी वंस प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग होती है, उसके बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि जो दिल्ली के इलेक्शन हुए ना, उससे बड़ी मिर्चें लगी हैं कुछ लोगों को। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे और बीजेपी हारी थी, तो राजदीप सरदेसाई बाकायदा टीवी चैनल पर रिपोर्टिंग करते हुए डांस कर रहे थे, और इस बार ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या मसला हो जाएगा और ये बड़ा मसला है, क्या बीजेपी आ गई है। उनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि ज़्यादातर लीडर्स को तो जेल में डाला हुआ था, एक भी जेल में नहीं था। मुजरिम हैं केजरीवाल, सिसोदिया, ये भी बाहर थे। हर मूव को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं दिल्ली के, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे थे, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। तो सागरिका जी, आपके बंगाल में लेवल प्लेइंग फील्ड है? आप लोगों ने किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है आज तक वहाँ पे? और आप तो दिल्ली से उठ के वहाँ पे गई हैं, मेंबर बनी है पार्लियामेंट की, तो कैसे? तो ये सब इनको दुख तो होगा ही ना, क्योंकि इनकी माई बाप सरकार थी जो इनको भत्ते जत्थे देती थी। अरफा की बात सुने, अरफा को भी बड़ी मिर्चें लगी हैं, विदेश में रह के भी इनको बड़ी मिर्चें लगी हैं, और ये क्या बता रही हैं। इतवार का दिन है, मैं यहाँ झील किनारे बैठी हुई हूँ और सोच रही हूँ भारत के बारे में, ख़ासकर दिल्ली के चुनाव के बारे में। एक पत्रकार से ज़्यादा जो बात मुझे परेशान कर रही है वो है एक रेजिडेंट के तौर पर, एक दिल्ली के वासी के तौर पर, एक ऐसे शहर के तौर पर जिसे मैंने एक महबूब की तरह चाहा है, एक ऐसा शहर जिसने मुझे मेरी पहचान दी, जिसने मुझे अपनी बाहों में इस तरह से ले लिया, ऐसे कुशन एक तकिया बन गया मेरे लिए कि मुझे लगा कि ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं एक छोटे से कस्बे से आती हूँ और दिल्ली में मुझे जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिस तरह के मौके मिले काम करने के, जितने बेहतरीन एडिटर्स के साथ मैंने काम किया, मुझे यहाँ सिर्फ एक रोज़गार का ज़रिया नहीं मिला, मुझे यहाँ एक पहचान मिली। यहाँ सब कुछ मुझे इस शहर ने दिया जो मैं आज हूँ आपके सामने। वो एक सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह के अलग अलग आप विश्लेषण सुन रहे होंगे दिल्ली के चुनाव को लेकर कि 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई, और कैसे 12 साल बाद दोबारा वो लम्हा अरविंद केजरीवाल को मिल गया, एक शीला दीक्षित मोमेंट जिसे हम कहते हैं कि संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे, उन्होंने उतने ही वोट पाए जितने वोट ज़रूरी थे अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट जीतने के लिए। जाहिर है कोई भी पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रहती, और जाहिर है कि कोई भी पार्टी हमेशा सत्ता से बाहर भी नहीं रहती। दो आंकलन जो शायद आपने नहीं सुने होंगे वो ये भी है कि इससे कांग्रेस को एक तरह की ऑक्सीजन मिल रही है, और अब न सही तो
कुछ अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर सकती है कि फिर से वापसी की। दूसरा बड़ा आंकलन ये भी दिया जा रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि बीजेपी जैसी राजनीति नज़र आती है आम आदमी पार्टी की, और इसलिए आम आदमी पार्टी हारी है क्योंकि उसको सेक्युलर वोट नहीं मिला, या कांग्रेस पार्टी को सेक्युलर वोट मिल गया, इतना ही वोट जितना ज़रूरी था अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को जीतने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और आर्ग्यूमेंट है, और मैं शायद उस दलील की तरफ ज़्यादा झुक रही हूँ, वो ये कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी से अलग हटती नज़र आई। यानी कि जब से वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी, उस वोटर ने सज़ा दी आम आदमी पार्टी को कि आप कांग्रेस पार्टी जैसे दिख रहे हैं या आप सेक्युलर दिख रहे हैं। आपको याद होगा ये 12 साल, एक दशक पहले पुरानी बात है, जब इसमें आम आदमी पार्टी एंटर हुई और आम आदमी पार्टी के खुद के नेता ये कहते हुए पाए गए कि सेंटर में मोदी और दिल्ली में हमें चाहिए केजरीवाल, और इस तरह से हमारा वोटर बिहेव करता है। तो अगर ये वही वोटर है जो वोटर नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल ने ये कैसे सोचा कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और फिर से एक बार चुनाव जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इन दलीलों के परे बहुत महत्वपूर्ण जो इस वक्त बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी को ये सोचना है कि वो सिर्फ, ये बात सच है कि एक शहर ही है, ये एक राजधानी है ज़रूर, लेकिन एक राज्य नहीं बल्कि एक शहर ही है, और उसी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं। लेकिन उनको फिर भी उसके बावजूद ये समझना है कि एक ऐसे दौर में जहाँ विचारधारा बहुत बड़ी चीज़ है, वो सिर्फ बिजली सड़क पानी या विचारधारा के स्तर पर सिर्फ लोगों को कभी दाएं तो कभी बाएं करके चुनाव जीत जाएंगे, ये शायद वक्त गुजर चुका है। मुझे जो फिक्र है एक पत्रकार नहीं बल्कि एक रेजिडेंट के तौर पर, वो ये कि मैंने आपको बताया कि इस शहर से मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल अपने महबूब की तरह, क्योंकि इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। आज मुझे फिक्र ये है कि पहली बार जब से मैंने इस शहर में रहना शुरू किया, बीजेपी की यहाँ सरकार होगी। अभी से हम देख रहे हैं कि जो चेहरा है, भगवा चेहरा, जो सांप्रदायिकता का चेहरा है, वो सामने आ रहा है कि मुस्तफ़ाबाद को क्यों नहीं शिवनगर बना दिया जाए। और जिस तरह के बयानात हम सुन रहे हैं वो मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, तकलीफ़ से ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बेहतरीन जीत के बाद, एक ऐसी जीत के बाद जिसका जश्न बीजेपी के नेताओं को ज़रूर मनाना चाहिए, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये बड़ा शहर है, एक ऐसा शहर जो राजधानी है, पूरी दुनिया की नज़र इस शहर पर रहती है, और जब भी वो सांप्रदायिक बात करेंगे, जब भी वो बहुसंख्यकवादी मेजॉरिटेरियन बातचीत करेंगे, पूरे दुनिया में बदनामी होगी, क्योंकि सबसे पहले ये खबर दिल्ली से पूरी दुनिया में फैलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जीतने के बाद वो ईमानदारी से, अच्छाई से, बेहतरीन तरीके से लोगों ने जो उन्हें मैंडेट दिया है दिल्ली के विकास का, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि अपने सांप्रदायिक एजेंडे को, जिसको हमने देखा है कि दूसरे राज्यों में लागू करते हैं, उसको यहाँ भी लेकर आएंगे। ये उम्मीद कर रही। तो अजीज दोस्तों, ये है कि बाकी छोटी मोटी 2-3 खबरें आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। एक तो ये कि ये हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस हैं मार्कंडे काजू, ये सारे पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि मैं आप सबको फुल सपोर्ट करता हूं आपके बहादुर नेता इमरान खान के लिए, और वो अकेला पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की स्ट्रगल कर रहा है। सर पर हवाए जुल्म चले सो जतन के साथ, कप्तान की कुलाकुज है उसी बांगपन के साथ। अब मसला ये है कि मुझे जब मैं इनकी ये बात देखी ना, तो मुझे याद आ गया सलमान खुर्शीद, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स था कांग्रेस की मनमोहन सरकार में। और मुझे जिनीवा में वो मिले थे, तो कैफेटेरिया में जब बैठे थे तो मैं उनको शक्ल से पहचाना नहीं था। तो मेरी आदत थी, इतना बड़ा कैफेटेरिया है, उसमें सबके पास जाके अपना मटेरियल देना और अपना पाकिस्तान के हवाले से जो जुल्म हो रहा था वो बताना। तो मैं इनके पास भी जाके बैठा और मैंने कहा, सर मैं पाकिस्तान से हूँ एंड आई वांट टू प्रेजेंट माय केस। तो कहता है कि उर्दू में बोले अच्छा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा कराची से। मैंने कहा आप? बोले मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ भारत का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सलमान खुर्शीद। तो मुझे फिर समझ में आ गया, मैंने नाम तो सुना हुआ था। मैंने कहा जी तो ये वो। तो कहते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं इधर, आप इससे पाकिस्तानियों का केस कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम करके आपको क्या मिलेगा? आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं। उस वक्त इमरान खान अभी, ये मुझे याद नहीं भी सही से, लेकिन ये कि ये
समथिंग लाइक 2010-2011 की बात है। तो इमरान खान जिस दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया, आप यकीन माने भारत और पाकिस्तान एक हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा होगा। और ये चीज़ें मुझे जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी जिनीवा में सिविल सोसाइटी की शक्ल में आते थे, वो भी मुझे इमरान खान की बड़ी दलाली करते थे और मुझे बड़ा जहर लगता था। तो मैंने सलमान खुर्शीद साहब को भी साफ कह दिया था कि इमरान खान तो आर्मी की पैदावार है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं करेगी। और फिर देखें, डेमोक्रेसी के लिए ये काजू जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए इमरान खान आवाज़ उठाएगा। इमरान खान खुद आर्मी की हथेली पे आर्मी ने बिठा के इसको हुकूमत दी थी। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आज आर्मी वापस इमरान खान को सरकार दे दे, इमरान खान फिर आर्मी के जूते चाटना लगेगा। तो यह है कि ये भारत में बड़ा बदकिस्मती है कि इनको याद नहीं आ रहा। अभी भी काजू जी तो अभी अभी कह रहे हैं ना, ये आप यकीन माने इमरान खान जब सरकार में आया था तो बुचर ऑफ गुजरात और कश्मीर में जुल्म और यूएन में खड़े होकर इसने क्या क्या बातें नहीं की थी। तो ये अगर इनको पसंद है तो फिर इनको चाहिए कि ये भी पाकिस्तान जाके इमरान खान के लिए स्ट्रगल करें। ऐसी ही एक हस्ती है जिया बहादुरी बच्चन। ये अमिताभ बच्चन को अगर नोबेल पीस प्राइज़, अगर मैं समझता हूँ अमिताभ बच्चन को देना चाहिए, जो 50 साल से ज़्यादा इस औरत के साथ गुजारा कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि कितना मतलब बड़ी मजबूत शख्सियत होगी अमिताभ बच्चन जी की, जो इस औरत के साथ 50 साल से तकरीबन गुजारा कर रहे हैं। इस औरत के अंदर कोई शर्म हया तो बिल्कुल है ही नहीं। झूठ इतना बकती है, जब भी देखो बकवास ऐसी करेगी और जर्नलिस्टों के साथ। और हम तो आए दिन की वीडियोस देखते रहते हैं। अभी कह रही हैं कि महाकुंभ में इतने लोग मर गए, उन सबकी लाशें वहाँ पे दरिया में डाल दी हैं। अब आप ये बताएं कि महाकुंभ के इतने बड़े एरिया में हजारों यूट्यूबर्स 24 घंटे कैमरे लेके घूम रहे हैं, इतना वहाँ पे मीडिया कवरेज है, किसी को दरिया में कोई एक लाश नजर आई? ये कह रहे हैं कि इतनी सारी लाशें दरिया में फेंक दी जिसकी वजह से दरिया कंटेमिनेटेड हो गया। आप बताएं कि रिपोर्ट है कि 30 से 40 करोड़ लोग अभी तक स्नान ले चुके हैं गंगा मैया में, वो संगम में। मुझे ये बताएं कि कहीं से किसी के बीमार होने की संभावना है कि वो वाटर कंटेमिनेटेड हो गया है या कुछ है। लेकिन ये औरत है कि अपने आचार्य प्रबोध कृष्णम जी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन अभी तक खाली नाखुश थे जिया बच्चन से, अब तो पूरा सनातन इस औरत से नाखुश है। ऐसी ही एक और हस्ती की भी जिक्र कर दूं, नारायण मूर्ति जी। नारायण मूर्ति जी है ना, ये ऋषि सुनक के पिताजी हैं, ससुर हैं और बहुत बड़े बिलियनर हैं। लेकिन ये बातें ऐसी करते हैं ना कि मतलब इनकी नौकरी करने वालों पे मुझे रश्क आता है कि वो कैसे इनके साथ नौकरी करते हैं। ये जो कहते हैं 14-14 घंटे काम करना चाहिए, ये वो ही अपने नौकरों के साथ क्या सलूक करते होंगे, आई डोंट नो। मुझे ये आदमी हमेशा जहर लगता है। और अब ये कह रहे हैं कि इस वक्त नेशनलिज्म को फॉलो करना आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि दुनिया आज इंटरकनेक्टेड है। यानी ये बीजेपी के जो भारतीय नेशनलिज्म को बीजेपी प्रोमोट करती है, उस पे मुझे ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा कोई अमेरिकन नेशनलिस्ट मिलेगा आपको? आपको जी जिनपिंग से ज़्यादा कोई चाइनीज नेशनलिस्ट मिलेगा? पूरी दुनिया में नेशनलिज्म है। बेंजामिन नेतन्याहू क्या है, इसराइली नेशनलिस्ट नहीं है क्या? सब नेशनलिस्ट तरक्की करते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनलिस्ट तो होते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत को आइसोलेट किया हुआ है क्या? नेशनलिज्म का ये मतलब थोड़ी है कि आप बाकी दुनिया से नफरत करें या बाकी दुनिया को धुतकार दें। बाकी दुनिया से भारत के ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भारत का नेशनलिज्म इग्नोर करें। ये कह रहे हैं नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए।
तो जाके ज़रा ट्रम्प साहब को भी समझाओ कि वो भी अमेरिकन नेशनलिज्म को इस वक्त, मागा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इससे बड़ा नेशनलिज्म का क्या नारा होगा? व्लादिमीर पुतिन नेशनलिस्ट नहीं है क्या? मैक्सिको का, ब्राज़ील का, साउथ अफ्रीका का सब नेशनलिस्ट हैं। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान नेशनलिस्ट नहीं है क्या? हर कंट्री का लीडर अगर नेशनलिस्ट नहीं है तो वो अपनी कंट्री को सर्वे नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या बीजेपी कोई पूरी दुनिया की ठेकेदार नहीं है, भारत के हैं। बार बार कहते हैं कि हम अपनी पब्लिक का सोचते हैं। तो दिस इज़ नेशनलिज्म। अजीज़ दोस्तों, और भी मेरे पास कई चीज़ें हैं, लेकिन फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आई विल टेक ब्रेक। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।